वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों 20 जून 2020 ये एक ऐसा दिन था जिसको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे मनाया गया और हर 20 जून को इसी तरह से यानी रिफ्यूजी डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी रिफ्यूजी क्राइसिस को याद किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। आज हम अपने डिस्कशन में इसी यानी रिफ्यूजी क्राइसिस को आपके सामने लेके आने वाले हैं। कुछ डेटा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम सब के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपसे शेयर करेंगे और इस हवाले से जो टर्म्स यूज होती है उनको भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। और लास्ट में क्या दुनिया सच में इसका एंड चाहती है और क्या हो सकता है इसका पॉसिबल सोल्यूशन इसको खत्म करने के लिए, इसको भी, और दुनिया की क्या हिपोक्रेसी यानी दुनिया की मुनाफिकत, उसको भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अगर रिफ्यूजी क्राइसिस की बात की जाएगी तो सबसे पहले इनफैक्ट से ही अपनी बात को शुरू की जाएगी। नंबर 1, अभी तक अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और संगठन कि अभी तक 65 से 70 मिलियन लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी वो मजबूरन उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और मजबूरन वो बेघर हो चुके हैं। नंबर 2, 25 मिलियन से ज्यादा लोग रिफ्यूजीज हैं और 10 मिलियन से ज्यादा लोग स्टेटलेस हो चुके हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस का मतलब क्या होता है और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का मतलब क्या होता है। इन तमाम टर्म्स को हम आगे समझेंगे। नंबर 3, ऑन एवरेज एवरी डे 42,000 लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। नंबर 4, सिर्फ पिछले साल यानी लास्ट ईयर 13 मिलियन से ज्यादा लोगों को रिफ्यूजी क्राइसिस ने हिट किया था, वो लोग बेघर हो चुके थे। नंबर 5, सिर्फ सीरिया के अंदर 11 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए। नंबर 6, जिन लोगों को इस क्राइसिस ने हिट किया है उसमें से 51% वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वो जिनकी उम्र अभी पढ़ने की थी या खेलने की थी वो घर यानी बेघर हो चुके हैं। न उनके पास पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटीज है अच्छी तरह से, कुछ भी नहीं है, मतलब एक जिंदगी एक वीरान सी हो गई है। ये है आज का मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। नंबर 7, जो 68% यानी 68% जिस कंट्री को माइग्रेंट क्राइसिस ने हिट किया है, जहां माइग्रेंट क्राइसिस की समस्या है, वो ये कंट्री है जो आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इंडिविजुअली कुछ कंट्रीज को बताएंगे कि वहां किस तरह की सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं। जब से सीरिया के अंदर वॉर शुरू हुई है वब से 13 मिलियन से ज्यादा लोग अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, या तो वो रिफ्यूजी टू अदर कंट्री कहीं और चले गए हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, या फिर अपनी ही कंट्री के दूसरे स्टेट के अंदर जाने पर मजबूर हैं प्रॉब्लम की वजह से और डिफिकल्टीज की वजह से। 50% से ज्यादा, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 50% से ज्यादा जो है वहां की आबादी वो डिस्प्लेस हो चुकी है और 50% से ज्यादा जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनमें बच्चे हैं जो जिनकी उम्र अभी एजुकेशन की थी वो बेसिक एजुकेशन से भी महरूम हो चुके हैं। ये है आज के मॉडर्न वर्ल्ड का भयानक चेहरा। मैं मॉडर्न वर्ल्ड का या दुनिया का भयानक चेहरा क्यों कह रहा हूं, इसकी भी डिटेल को मैं आपके सामने अपने लास्ट पॉइंट यानी हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह की प्रॉब्लम साउथ सूडान हो या अफगानिस्तान हो या यमन हो या लिबनान हो या लीबिया हो, इसी तरह की प्रॉब्लम वहां भी फेस हो रही है और लोग परेशान हैं इस वॉर की वजह से। अगर सिर्फ म्यांमार की बात करें तो 9 लाख से ज्यादा लोग वहां से हिजरत कर चुके हैं, जो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या मलेशिया हो या और दीगर कंट्रीज वो हिजरत करने पर मजबूर हैं और कर चुके हैं। आप देखते होंगे आए दिन डूबने की भी खबर, कश्ती के डूबने की भी खबर आती रहती है। उन रिफ्यूजीज के अंदर 80% से ज्यादा लोग बच्चे हैं और विमेन हैं। जो अगर रीजन की बात करें तो बहुत सारी बातें इस हवाले से कही जा सकती है, लेकिन अगर उन तमाम को मिला देंगे तो 2 बातें पैदा होती है। पहली बात कि ह्यूमन राइट वायलेशन, जिस तरह से बर्मा में हमें देखने को मिला कि इन ह्यूमैनिटी की जितनी भी सूरत हो सकती थी, जितने भी जुल्म या फिर डिप्रेशन या लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना हो सकता था, बर्मा के लोगों ने इन ह्यूमैनिटी का सबूत देते हुए वहां के खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग यानी मुसलमानों के साथ उन्होंने किया। उनको जितना भी परेशान किया जा सकता था उन लोगों ने उनको किया, या खा वो उनकी मिलिट्री हो या वहां के लोग हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन और कारण हो सकता है इस तरह के यानी रिफ्यूजी क्राइसिस के लिए। दूसरी बात
جو मिडिल ईस्ट के अंदर हो या लीबिया के अंदर हो, जो हमें देखने को मिल रहा है कि सिविल वॉर के नाम पर जो फॉरेन ताकतें, बाहरी ताकतें जिस तरह से एक घिनौना चाल चल रही है या एक साजिश रच रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम इस तरह के क्राइसिस को देख रहे हैं। मैं घिनौना ये फॉरेन ताकत में क्यों कह रहा हूं, इसकी भी एक रीजन है जिसको हम आगे आपसे शेयर कर देंगे। अब आइए देखते हैं, ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये उन कंट्रीज की है जो माइग्रेंट को यानी रिफ्यूजी को अपने यहाँ होस्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे है टर्की, जहाँ बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज वहाँ रहते हैं, जो सीरिया से जाकर के वहाँ रहते हैं, यानी एक आसान जिंदगी या एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान का भी नाम है, जो हालांकि उनकी खुद अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने म्यांमार के बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ जगह दी है और उनके लिए अपने दरवाजे खोले हैं। इसी तरह से और भी कंट्रीज हैं, जर्मनी यानी यूरोपियन कंट्रीज भी है, जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट या बहुत सारे रिफ्यूजीज वहाँ रहते हैं। उनके साथ बहुत अच्छा सलूक भी किया जाता है, अच्छी तरीके से उनके साथ पेश भी आते हैं, लेकिन इसके साथ एक बिटर रियलिटी भी है कि वहाँ राइट विंग अटैक्स भी होते हैं मुस्लिम्स पर। कुछ दिनों पहले 2019 के अंदर एक ऐसा अटैक हुआ जिसमें 20 लोगों से ज्यादा की डेथ हो गई थी। ज्यादातर इस तरह की खबरें हमारी मीडिया में नहीं छपती है, उनको अटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। राइट विंग्स अटैक आजकल दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, यूके के अंदर हो या पिछले साल आपने देखा था कि न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा अटैक हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग नमाज के वक्त यानी जुमा की नमाज में उन लोगों की शहादत हो गई। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले तो है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है वो लोग जो ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से या कांस्टेंट वॉर की वजह से किसी दूसरी कंट्री की तरफ माइग्रेट कर गए हो, दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हो, ये रिफ्यूजी कहलाएंगे। और इनके लिए बहुत सारी राइट्स हैं। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इनके लिए राइट्स ऑफ फ्रीडम और इसी तरह से एजुकेशन के लिए राइट या रिलीजन को प्रैक्टिस करने की तमाम तरह आजादी इनको दी जाएगी। ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है, इनके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इसका मतलब होता है कि वो बंदा जो अपनी ही कंट्री में उनके स्टेट में उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ या सिविल वॉर में उनका रीजन इन्वॉल्व है, वॉर में इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से अपने स्टेट से वो किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन कंट्री उनकी सेम रहेगी, तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो यमन में, साउथ सूडान में बहुत ज्यादा है, वो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नंबर 3 पे है असाइलम सीकर। इसको अगर उर्दू में बोलेंगे तो अमन का तलबगार, यानी ऐसा बंदा जो इन्हीं तमाम रीजन की वजह से दूसरी कंट्री में जाए और एक दरखास्त दे, एक एप्लीकेशन दायर करे अमन के लिए, यानी उनकी कंट्री में वो रहना चाहता है। उनको एक्सेप्ट होने के बाद वो असाइलम सीकर कहलाएगा, यानी मामून कहलाएगा, और उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार होगा, यानी बिहेव होगा जिस तरह से एक रिफ्यूजी के साथ किया जाता है, यानी उनको भी तमाम तरह आजादी दी जाएगी। जहां तक जो रूल रेगुलेशंस है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिटेल में वहां जान सकते हैं। नंबर 4 पे है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है कि जिसको कोई भी कंट्री एज अ सिटीजन नहीं मानती हो, यानी वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जिस तरह से एनआरसी के जरिए से 18 लाख लोग तकरीबन स्टेटलेस हो गए, यानी उनकी सिटीजनशिप एब्रोगेट कर दी गई, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसका एक कारण होता है रिफ्यूजी क्राइसिस का। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर आना चाहिए कि दुनिया कितना ज्यादा सीरियस है इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके साथ साथ हम क्या तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर इस क्राइसिस को बंद करने या एंड करने की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है और किन किन प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। पहली बात, ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर बर्मा के केस में तो ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से पूरी दुनिया जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा कर करके पूरी लीबिया को बर्बाद कर देती है, इतना ज्यादा बमबारी होती है, वहां पे अटैक्स होते हैं, पूरी लीबिया तबाह बर्बाद हो जाता है। इराक के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन
ह्यूमन राइट वायलेशन की जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं तमाम को तोड़ दिया जाता है बर्मा में। बर्मा के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ कोई बॉम्ब अटैक होना चाहिए, लेकिन इतना सख्त कदम जरूर उठाया जाना चाहिए कि 90 लाख लोगों की जिंदगी जो आज बर्बाद हो रही है, 9 लाख लोगों की जिंदगी जो बर्बाद हो रही है या हो चुकी है वो बच जाती। उनके खिलाफ छोटे से छोटे सैंक्शन तक बहुत सारी कंट्री ने नहीं लगाए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कि इस क्राइसिस को रोकने के लिए बर्मा के केस में कितना ज्यादा मुतफक्किर और कितना ज्यादा वॉरिड है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है या लीबिया के अंदर जो क्राइसिस है उनका मेन रीजन है सिविल वॉर। देखिए सिविल वॉर की बात करें तो जो भी वॉर जहां जहां भी हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, खा वो सीरिया हो या इराक हो या अफगानिस्तान हो या लीबिया हो या लिबनान हो, जितनी भी कंट्रीज के अंदर जो भी वॉर हो रही है इन तमाम के अंदर सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसके सब के ऊपर किसी न किसी का हाथ है। और जिसके बाद ये जो वॉर है वो ज्यादा तूल यानी एक्सपेंड होता जा रहा है। कहीं पे कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि अगर 2 आदमी लड़ रहा हो और आप उस वॉर को छुड़ाने के बजाय, उसको खत्म करने के बजाय दोनों को ताकत सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं वेपन के जरिए या किसी और चीज के जरिए, तो वो वॉर कभी खत्म नहीं हो सकती। जब वॉर खत्म नहीं होगी तो इस तरह की क्राइसिस भी कभी बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वॉर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इस क्राइसिस को रोकने के लिए ये दुनिया कितना ज्यादा मुतफक्किर है। तो मैंने इस लास्ट पॉइंट में आपको 2 बातें बताने की कोशिश की है। पहली बात कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, और दूसरी बात दुनिया की जो हिपोक्रेसी है यानी मुनाफिकत है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पॉलिटिकल एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।